सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा। मैं हूं आपका मेज़बान मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमाए फ़हीम खान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इमरान खान साहब ने मनसब संभालते ही, वज़ीर आज़म का मनसब संभालते के साथ ही उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई, उनके नन्हे नन्हे कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ आ गया। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी ना सिर्फ अंजाम दिया बल्कि घर के दुश्मनों से भी लड़ते रहे और तरुल की तरह, और बाहर के दुश्मनों से भी। आपको वाक़या याद ही होगा जब उनकी साबका बीवी ने उन्हें लड्डू में न जाने क्या मिला के खिला दिया था और उसके बाद उनका स्टमक भी वॉश हुआ था। ये बात हकीकत भी हो सकती है और फसाना भी। लेकिन उसके बाद जब उनकी साबका बेगम ने किताब लिखी और उसमें लंबे लंबे खिताब लिखे, तब हमें लगा कि लड्डू असली थे। बहरहाल उन्होंने घर के लोगों से भी लड़ाई की और बाहर के लोगों से अब तक लड़ रहे हैं। ये इंस्पिरेशन उन्हें मिलती कहाँ से है, ये हौसला उन्हें मिलता कहाँ से है, ये हौसला कैसे रुके, ये फासला कैसे कटे, ये आपको हम आज बताना चाहेंगे। बहरहाल घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में एक बार फिर आ गया ट्विटर, और इस मरतबा इमरान खान साहब ने उससे भी ज़्यादा बड़ा, यानी पिछली मरतबा अगर उन्होंने चौका मारा था तो अब उड़ता हुआ चौका यानी छक्का मारा उन्होंने और एक पोएम ट्वीट कर दी जिस पर उन्होंने बताया कि ये है इकबाल के वो शेर जिन्हें मैं अपने लिए ज़िंदगी के लिए मशअल राह समझता हूँ। मैं चाहता हूँ इन पर अमल करके ही ज़िंदगी गुजारी जाए और मैं भी इसी पर अमल करता हूँ। जबकि वो इकबाल वो पोएम उसी शख्स की थी जो बसों और रिक्शों के पीछे लिखता है। इंस्पिरेशन जिन अल्फाज से इमरान खान साहब ने हासिल करने की कोशिश की वो हम आपको बता देते हैं। देखें, मकसद इंसान का सही होना चाहिए, भले कभी कभार गलती हो जाती है। शेर कुछ यूँ है, नज़म कुछ यूँ शुरू होती है, कोई उरूज दे ना जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि ये इकबाल की पोएम है। ठीक है, इकबाल की पोएम नहीं है, लेकिन फिर भी इंस्पिरेशन इसी चीज़ से हासिल की इमरान खान साहब ने। उनके जहन में क्या चल रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। असली पोएम आपने सुन ली, उनके जहन की पोएम कुछ ये थी, कोई शर्म दे ना मलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे ऐसी राहों में डाल दे कि हर यू टर्न मेरी मिसाल दे। और क्या मिसाल दे कि आपने घबराना नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पुराने ज़माने में एक बड़ी मशहूर कविता सुनाई जाती थी जिसमें कुछ लाइन्स यूँ थी कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। आज के ज़माने में तो हम किसी बच्चे से ये सवाल भी नहीं कर सकते कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, पता नहीं उसकी मुट्ठी में क्या होता है। तो आपको बताना ये था कि इस वक्त मुट्ठी में उसकी तकदीर हमारी है, और किस तरह से, इस तरह से कि अगर कोरोना 5 साल तक भी रहता है, खुदा न खास्ता मेरे मुँह में खास, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर 5 साल तक भी रहता है, स्कूल नहीं खुलेंगे। और जब ये खबर बच्चों तक पहुंची, ये सईद गनी साहब ने खुद खबर दी, आप सुन लीजिए और बच्चों का रिएक्शन भी आप देख सकते हैं कैसा। बच्चों की सेहत पर 1% भी रिस्क नहीं लेगी। अगर हमें खुदा ना खास्ता हालात बहुत ही खराब होते रहे, 5 साल भी स्कूल बंद करने पड़े, बंद रखेंगे, हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। हम बच्चों को मिसालें दिया करते थे कि बेटा हमारे स्कूल के टाइम पर तो कभी सर्कुलर आ जाता था, कभी आम अखबार आ जाता था, हफ्ता 10-10 दिन, 15-15 दिन की हड़तालें हो जाती थी, हम स्कूल नहीं जाते। बच्चे कहते हम लोग के साथ ये होता था, ओहो हम लोग देखें कितने मनूस हैं, हमें स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन अब बच्चे आके हमें मिसाल दे रहे हैं, पापा ये करके दिखाओ, 3 महीने हो गए स्कूल बंद, आगे कितने टाइम बंद क्या पता, सारी हड़तालें मिला लो तब भी इतनी छुट्टियां नहीं मिली होंगी तुम्हें। हाय, समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, पीटीआई की हुकूमत पाकिस्तान के लिए इतनी मुफीद साबित हुई जैसे फसलों के लिए टिड्डी दिल, जैसे इंसानों के लिए कोरोना, जैसे शुगर के मरीजों के लिए गुलाब जामुन, जैसे खांसी के मरीजों के लिए कोल्ड ड्रिंक,
जैसे यरकान के मरीजों के लिए बड़े का गोश्त, क्योंकि हमने घबराना तो है ही और हम घबराते भी नहीं। और घबराएं क्यों? क्योंकि हमारे कप्तान ने मना कर दिया है। तो घबराने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आपको कोरोना लगेगा घबराने से। ये इमरान खान साहब ने एक्सप्लेन कर दिया। कैसे? भाई आसान है भाई। अगर आप घबराएंगे तो आप स्ट्रेस लेंगे, अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, अगर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन लग सकता है। अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन लग गया तो वो कोरोना में कन्वर्ट हो सकता है। यानी अगर आप घबराए तो आपको कोरोना लग जाएगा और आप मर जाएंगे, है ना? लेकिन मरेंगे सिर्फ 3 से 4% लोग। अब 3 से 4% लोग होते कितने हैं? अगर हमारे यहाँ 22 करोड़ आबादी है तो उस हिसाब से देख लीजिए। कराची की बात करते हैं, कराची में 1.5 करोड़ तो ऑफिशियल है ना, बाकी जो 1.5 करोड़ हैं जिन्हें काउंट ही नहीं किया था उन्हें भी अगर मिला लें तो 3 बनते हैं। हम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट 2 करोड़ पर बात करते हैं, ठीक है ना? आपकी ना हमारी 2 करोड़। 2 करोड़ में 3 से 4% बन जाते हैं 8 लाख, 6 से 8 लाख लोग मर गए सिर्फ कल इस्तेमाल हुआ था। देखिए रिएक्शन और लोगों का। और नाजरीन, जब से ये कोरोना वायरस आया है SOPs बना दी गई हैं कि किस तरीके से इससे हमने लड़ना है, एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए। सबसे पहले जो हमें बताया गया वो ये था कि 20 सेकंड तक आपने हाथ धोने हैं, मास्क लगाना है, छींक आए खांसी आए तो अपने हाथ को ऐसे आगे कर देना है और उसके ऊपर छींकना है, खांसना है, सैनिटाइज करना है अपने हाथों को अगर आप बाहर हैं घर से तो, वरना आप घर में अगर हैं तो हाथ धो सकते हैं। ये चीज़ें हमें बता दी। लेकिन हम तो इंटेलिजेंट लोग हैं, हमें तो आप प्रैक्टिकल करके बताएंगे तो पता चलेगा। मतलब हमें बचपन में कहा जाता था माचिस की डिबिया से हाथ जल जाता है, हम ना माने उस वक्त तक जब तक हमने खुद तीली को जला करके उस पर अपना हाथ ऐसे नहीं चिपका दिया और पटाख करके चीख नहीं निकाल दी। फिर यहाँ बना एक आंवला, आंवला समझते हैं? थोड़ा वो है ना, सहरा में मेरे हाल पर रोया नहीं कोई, गर फूट कर रोया तो मेरे पाँव का छाला, वही वाला छाला हाथ पर आया। फिर हमने अम्मा के वो जो सिलाई का बक्सा होता था उसमें से सुई निकाली और उस छाले का, उस आंवले का ऑपरेशन किया और चुक करके जब उसको फाड़ा है तो उसके साथ साथ क्या क्या बस ये बताना चाहेंगे कि खाली वो छाला नहीं फटा। बहरहाल हमें प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है, तो प्रैक्टिकल हमें एक मर्द मुजाहिद ने दिखा दिया है और वो कैसे होगा आप। जी नाज़रीन, तो आप अगर इसी तरह से 20-20 सेकंड करके अपने हाथ धोते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच, इन तीनों औकात के जो बर्तन होंगे वो भी धुल जाएंगे और आपकी बेगम के हाथों धुलाई भी रह जाएगी। तो बचत भी कीजिए, एहतियात भी कीजिए और इलाज से बचते रहिए। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हम बचपन से सुनते आए हैं कि कभी गरीब का दिल नहीं दुखाते, कभी गरीब की हाय नहीं लेते, क्योंकि आज आपके पास जो कुछ है वो कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का होगा। तो आप किस चीज़ पर इतरा रहे हो? एक शख्स ने एक गरीब का दिल दुखाया, पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। उस शख्स के, उस गरीब के बच्चों ने उसे ओन करने से मना कर दिया। वो उससे मिलने के लिए पाकिस्तान वापस नहीं आया, अपनी बेटी के पास रहा। बेटी ने खूब खिदमत की, भाई बड़ा अजीज था उसे, छोटे भाई ने भी काफी ख्याल रखा। उस गरीब पर कई ताने लगे, कई तोहमतें लगी कि इसने 300 अरब की चोरी की है, इसने चीनी में घपला किया है, इसने लैपटॉप स्कीम में घपला किया है। लेकिन वो गरीब टस से मस नहीं। जिस बेटी के पास वो रहता था, आखिरकार लोगों ने उस बेटी पर भी तोहमत लगाना शुरू कर दी कि इसके तो फ्लैट्स उस गरीब लड़की की लंदन में, क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। बस ऐसे गरीब लोगों का दिल दुखाने का सिला यही मिलता है कि उनकी हाय लगती है और हाय लग गई। ये जो साहिब इख्तिदार लोग हैं, इन्हें उस हाय का सामना करना पड़ रहा है। आटे का बहरान इनके सामने आया, चीनी का बहरान इनके सामने आया, सियासी बहरान इनके सामने आया और मुफाहमत का बहरान
इनके सामने आया। अब कोरोना का बहरान, कोरोना की वजह से जो बहरान है वो भी इनके सामने है, और साथ साथ पेट्रोल का बहरान भी इनके सामने आ चुका है। जी नाज़रीन, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि कभी किसी गरीब का दिल ना दुखाइएगा, क्योंकि गरीबों की हाय लग जाती है, और ऐसे गरीब, ऐसे शरीफ गरीबों का तो दिल दुखाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी सिर्फ हाय नहीं बल्कि हाय हाय लग जाती है। हाय हाय, ओ नहीं वो ठीक समझ तो गया होगा। नाज़रीन, शायर कहता है शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, और आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं। फलसफी कहता है मैं अंधों के शहर में आईना बेचने निकला हूं। तो हर कोई शीशे और आईने की बातें कर रहा है, हमने सोचा हम भी आपको शीशे के बारे में कुछ बताएं कि शीशा इतना नुकसानदेह नहीं होता। शीशे के फवाइद भी होते हैं, लेकिन उसका तरीक़ेकार, जो आप जिस तरीके से उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये डिसाइड करेगा कि ये आपके लिए हार्मफुल है या नहीं। सिंपल सी बात है, आप शहद खाते हैं, मीठा होता है, बहुत ज़्यादा खाते हैं, और मीठा और ज़्यादा खाते हैं, कड़वा लगने लगता है ना। उसी तरीके से जो सच बोलता है, सच तो कड़वा होता है, लेकिन सच बोलने वाला, हाँ, सच भी कड़वा होता है। इसी तरीके से, लेकिन सच गलत नहीं है भले कड़वा, शहद गलत नहीं है भले कड़वा, उसका इस्तेमाल का तरीक़ाकार जो है वो डिसाइड करता है कि यह हार्मफुल है या नहीं। उसी तरीके से हमारे एक भाई ने शीशे के बारे में बताया कि शीशा बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं बल्कि फ़ायदेमंद है। कैसे? ऐसे जी, तो आपने देखा कि एक किन्नू जो है वो दोनों साइड्स में लगा हुआ है, जिसकी वजह से विटामिन सी मिल रहा है, साथ साथ एंटीसेप्टिक की बॉटल है, जिसकी वजह से आपका जितना भी स्मोक है वो सारा का सारा बिल्कुल डिसइंफेक्टिव होकर जो है वो आपको मिल रहा है। तो इट्स गुड, आप सीख सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको करना हो। अगर आपको करना हो तो करना, ऐसा लग रहा है करना, तो बिल्कुल अगर आपको इस्तेमाल करना हो। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बचपन भी कितना खूबसूरत होता है, आपको हर जगह बिठा लेते हैं। मतलब जब शादियों में बीच में नहीं कन्नात लगी हुई होती है, इधर लड़के होते हैं इधर लड़कियां होती हैं, तो आपको लड़की वाली साइड पे बिठा लेते हैं। बचपन बड़ा ही खूबसूरत होता है, और फिर उस बचपन की कुछ यादें भी रह जाती हैं। बहरहाल यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं। ये यादें किसी दिल जाना के चले जाने के बाद आती है, और आज उनके बच्चे हमें मामूल हैं। बहरहाल ये किस्सा तमाम हुआ, फिलहाल आपको बताना है बचपन की ही यादों में से एक याद। और रीछ का तमाशा दिखाने वाला मदारी आता था, उसके साथ एक बकरी भी होती थी, उसके साथ एक बंदर भी होता था, और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी होता था। अक्सर रींच जो है वो क्लाइमेक्स के टाइम पे उस बच्चे की गर्दन दबोचता था, जिसकी वजह से शायकीन बड़ा खुश होते थे, तालियां बजाते थे, कहते थे बच्चा बड़ा बहादुर है। और उसके बाद बंदर टोपी लेके जाता था और सबसे पैसे जमा करके वापस आता था मदारी के पास। बाद में जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि बच्चे की गर्दन नहीं दबोचता था रींच, बल्कि वो एक कॉलर को पकड़ता था, और ये महज ड्रामा था। सामने से देखने वालों को लगता था गर्दन दबोच ली है, लेकिन उसने कॉलर पकड़ा होता था। ये ड्रामा जब हम बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो हमें नज़र आने लगा। बहुत सारी चीज़ें बड़े और समझदार होने के बाद हमें नज़र आने लगती हैं। बहरहाल इसका ताल्लुक इस खबर से बिल्कुल भी नहीं है कि चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट नैब को भेज दी गई है। हुकूमत का कहना है चीनी स्कैंडल में मुलव्विस अफराद को दबोच दिया जाएगा। कमाल करती है यार। हाँ, और क्या, वो प्याज का बड़ा महंगा किराया होगा, तो क्या पता नहीं, तो खुद उड़ते। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बड़े ही मशहूर शायर खलील जिब्रान ने कहा है कि घुंघटे में चंदा है फिर भी ये फैला चारों ओर उजाला, होश ना खोदे कहीं जोश में देखने वाला। जी हाँ, क्योंकि भाई अच्छा ओ सॉरी, मेरे साथ भी वही वाली प्रॉब्लम हो गई है, पीएम साहब वाली, किसी और ने कहा है, खलील जिब्रान ने नहीं कहा, मैं करेक्ट कर देता हूँ अपनी गलती को। तो किस्सा ये है कि जोश में जो भी देखता है वो होश खो बैठता है, जोश में जो भी बोलता है वो होश खो बैठता है। तो जोश का मसला है। आप ये देखिए, ये जोशीला नौजवान जो है वो अपने होश खो बैठकर नून लीग के धरने में ही खो नवाज खो की सदा बुलंद कर देता है।
नाज़रीन, इसीलिए कहते हैं कि आपको जोश से नहीं होश से काम लेना है। जोश आपके होश को गुम कर देता है। कौन से जोशीले वाले जोश की बात है? हाँ, कौन सा होता है? अंग्रेजी में बताया यार, क्या कहते हैं? क्या होता है जोश? पैशन। पैशन। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जब मुल्क तरक्की कर रहा होता है तो मुल्क दुश्मन अनासिर एक्टिव हो जाते हैं और हर तरीके से मुल्क को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हमारी रेलवे ने बहुत ही तरक्की की है। पाकिस्तान रेलवे को जब भी शेख रशीद जैसा वजीर मिला है, पाकिस्तान रेलवे ने यही कहा है कि बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, आपकी बड़ी मेहरबानी, ताड़ी मेहरबानी तुसी सानू शेख रशीद जी तसी, क्योंकि शेख साहब की शादी हुई नहीं है, वो कुंवारे हैं, तो वो हर वक्त ट्रेन पर ही रहते हैं और ट्रेनों का हाल दुरुस्त करते रहते हैं। अब पाकिस्तान रेलवे इतना तरक्की याफ्ता इदारा हो चुका है कि पाकिस्तान की ट्रेन सिर्फ मुल्क में ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक तक भी जाती है, और दूसरे ममालिक तक ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार वो पता नहीं किसके पीछे पीछे आ गई और हमारी रेलवे लॉस एंजलिस जाने लगी। नाज़रीन, तो जैसा कि इमरान खान साहब ने वादा किया था कि गोरे यहाँ पर नौकरी करने के लिए आएंगे और वीज़ा की लाइन में लगेंगे वो पाकिस्तान आने के लिए, ऐसा हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान से तो लोग बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट लॉस एंजलिस जा रहे हैं, लेकिन वहाँ वालों को वीज़ा की लाइन में इंतज़ार करना पड़ता है। ये होता है लीडर, ये होता है विजन, और ये होता है टेलीविजन। तोड़ दो। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, मैं समझता था कि भारत में सिर्फ सरेंडर मोदी ही पागल है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि भारत में रहने वाले जो मीडिया पर्सन हैं, जो मीडिया के इदारे हैं, जो मीडिया के लोग हैं, वो भी कुछ खसियानी बिल्ली की तरह खंबे नोच रहे हैं। जो भी भारत में होता है उसका इल्ज़ाम वो पाकिस्तान पे लगा देते हैं। अगर पाकिस्तान से कोई कबूतर उड़ के चला जाए तो वो कहते हैं कि ये एक ऐसा कबूतर है जो कि ट्रेंड है और ये एक दहशतगर्द कबूतर है, जबकि फिल्में वो खुद बनाते हैं जिसके अंदर खुद कहते रहते हैं कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी हो। अच्छा ठीक है, पूरा गाना नहीं सुनाऊंगा, आई नो आई एम अ बेसुरा गाय। तो गाने खुद बना रहे हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर ही रुक रहे हैं, मसक कली और मटक कली मटक, ये भी चल रहा है। फिर गुटुरु 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 चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया पे लूटन कबूतर रे। हर नस्ल के कबूतर पे इन्होंने गाना बना दिया है। इल्जाम पाकिस्तान। कोई दहशतगर्दी होती है इंडिया के अंदर, वहाँ पर आरएसएस है, वहाँ पर बजरंग दल है, वहाँ पर आपकी शिवसेना है, वहाँ पर हर किस्म के खुराफात मौजूद हैं, लेकिन इल्ज़ाम पाकिस्तान। कुछ भी होता है इंडिया में, अगर महंगाई हो जाती है तो वो कहेंगे इल्ज़ाम पाकिस्तान। कोई बीमारी फैल जाती है, इल्ज़ाम पाकिस्तान। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ मोदी साहब का कि उन्होंने शादी नहीं की, क्योंकि अगर किसी तरीके से उनके घर औलाद हो जाती तो इल्ज़ाम। बहरहाल अभी गर्म हवाओं का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा है। देख जी, तो जिन गर्म हवाओं की ये बात कर रहे हैं जो इंडिया में जा रही हैं, वो सिर्फ सिंध से नहीं जा रही, आपने गलत कैलकुलेट किया, वो पंजाब से जा रही है। क्योंकि साग सरसों का और रोटी मकई की, उसके बाद गर्म हवाएं ऐसे ठीक है ना, गर्म हवा जा रही है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आज मैं मार्केट गया था कुछ ग्रोसरी करने के लिए, मास्क लगाया हुआ था। मैंने देखा कि एक औरत आई और लड़की आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, सुनो सुनो, मैं भिंडी ले रही हूँ, क्या आज घर चल के भिंडी बना लोगे? मास्क नीचे किया, हाय अल्लाह, मैं डर गई, माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा कि आप मेरे वो हैं, क्योंकि मेरे वो भी ऐसा ही मास्क पहनते हैं। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि घर पे रहने के लिए इतना क्यों कहा जा रहा है। इसीलिए एहतियात ज़रूरी है। आप भी घर पे रहें, हम भी घर पे रहेंगे, तभी महफूज रहेंगे और महफूज रहेगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान। खैर, हम ले रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा भी ज़रूरी है। वज़ारत महफूज आबादी हुकूमत पाकिस्तान मुझे भिंडी बना दी है। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बात हो रही थी इम्तिहानात की। इम्तिहानात में सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? एक तो वो बोर्ड जिसके ऊपर आप पर्चा रखते हैं और उस पर्चे को
देते हैं, यानी लिखते हैं। क्या कहते हैं उसको मुझे नहीं पता, लेकिन हम उसे बोर्ड ही कहते थे। वो बोर्ड, और दूसरा फर्रा, जो कि उस बोर्ड के पीछे चिपकाया होता है या पेपर के नीचे चिपकाया होता है। फर्रा उस डिवाइस का नाम है जो आपको, ये एक हमारे ज़माने का गूगल है, आपको पता है। जैसे आज आप गूगल को आवाज़ लगाते हैं ना कि गूगल बताओ इसका मतलब क्या है, वैसे ही जब एग्जामिनेशन हॉल में सवाल आता था तो फर्रा हमारा गूगल हुआ करता। इसे आप हकीकत की नज़र से ना देखिएगा, तो फर्रा हमें उस सवाल का जवाब बताता था। अब ये इम्तिहानात का एक कल्चर मैंने आपके सामने रख दिया है कि किस तरह का एटमॉस्फेयर होता था, कैसा माहौल होता था और फर्रा कितनी अहमियत रखता था। पर नैब में जब शहबाज शरीफ साहब गए हैं और 37 सवालों के जवाब देने की बारी आई, तो फर्रा ना होने की वजह से वो 33 सवालों के तो जवाब नहीं दे पाए, महज 4 सवालों के जवाब दिए और फेल हो गए। जब नैब के दफ्तर से बाहर निकले और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने बताया कि यही दोहरा निज़ाम है जिसे ख़त्म करने के लिए मैं लंदन से वापस आया हूँ। ये नियाज़ी की हुकूमत में क्या हो रहा है? एक तरफ उन बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है जिन्होंने सारा साल पढ़ाई की और एन एग्जाम के वक्त आकर के कोरोना वायरस आ गया जिसकी वजह से उन्हें प्रमोट कर दिया जा रहा है। एक तरफ मैं जिसने सारा साल कोई तैयारी नहीं की, यही सोच के कि इसी वबा की वजह से मुझे भी प्रमोट किया जाएगा, फेल कर दिया कि 33 सवालों के जवाब मुझे नहीं आते। ये दोहरा निज़ाम है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ साहब अपनी जगह राइट हैं। आपने सवाल उनसे किया है अरबों की करप्शन का और उनकी तैयारी ढेले की करप्शन, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था ना कि एक ढेले की करप्शन भी साबित हो जाए तो मेरा नाम बदल दो। बिल्कुल पप्पू ने सही कहा है। नहीं मुझे पता है शहबाज शरीफ नाम है, लेकिन उन्होंने कहा था मेरा नाम बदल दो। पप्पू इज राइट। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन एक बार तब फिर रंग जमाने आए हैं, चक्कर चलाने आए हैं, घूम के यहाँ झूम के सबको झुमाने आए हैं, क्योंकि अब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का वक्त हो गया है। और आज जो दो अहम शख्सियात हमारे साथ हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इसलिए मैं उनका तारुफ कराऊंगा भी नहीं। हमारे साथ मौजूद है छोटे मियाँ साहब और जोरदारी साहब, दोनों को हम वेलकम करते हैं। सबसे पहले हम छोटे मियाँ साहब से सवाल करेंगे। मियाँ साहब, आपका कोरोना टेस्ट भी मजबूत आ गया है, तो मैं जानना चाहूँगा कि अब कैसी तबीयत है, आराम है, और ये वायरस आप पे कैसे हमलावर हो गया जनाब? देखिए, कभी आपने सुना है कि किसी वायरस को वायरस हुआ है? कोई जरसूमा कभी किसी जरसूमे का दुश्मन हो सकता है। ये सारी पीटीआई की साजिशें हैं। मैं बताते खुद यहाँ बड़े मियाँ साहब से झगड़ा करके वज़ीर आज़म बनने आया था। मुझे वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने से पहले नैब वालों ने उठाने का प्लान बनाया। पहले नैब वालों को कोरोना लगाकर घर भेजा। मैं भी मकान और मैदान छोड़कर ऐसा गायब हुआ जैसे 9 साल तक मिस सिंथिया गायब हो गई थी। मेरी गुजारिश है कि मिस सिंथिया को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं पर्सनली उनसे मुलाकात करके उनके गम को और गुस्से को दूर करने की कोशिश करूँगा। इस रिकवरी के बाद मैंने एक ढेले की करप्शन नहीं की, एक ढेले की। मैं अरबों से कम की बात नहीं करता और ये मुझसे करोड़ों की करप्शन की बात कर रहे हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं इस कोरोना की तहकीकात के लिए दरख्वास्त करूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारे स्पीकर कौमी असम्बली जनाब स्पीकर साहब, आप मेरी इस करारदाद को मंजूर करें। मैं इनकी इस झूठी बनाई हुई हुकूमत को नहीं मानता। जी सर, बिल्कुल मैं भी यही सोचकर परेशान था कि भाई इतनी ताकत की दवाइयाँ खाने वाले शख्स को आखिर कैसे कोरोना हो सकता है। बहरहाल ये कोई गेम हो सकती है सर। मैं समझ रहा हूँ आपको नैब बुला के आपको जो है वो किसी ने थूक दिया, नहीं कुछ हुआ है, ऐसा गड़बड़ है, वायरस फैला है। खैर, हम जनाब जोरदारी साहब के पास जाएंगे और उनसे उनकी तबीयत भी पूछेंगे। जोरदारी साहब, कैसी तबीयत है आपकी? क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में बड़ी अफवाहें आपकी सेहत से रिलेटेड फैलाई जा रही थी, कुछ तस्वीर भी जो है सोशल मीडिया पर डाली जा रही थी और ये एक तासुर दिया जा रहा था कि आप बीवी साहिबा से मुलाकात करने के लिए चले गए। तो बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ पर देख के। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। तो बताइएगा कैसी तबीयत है अब आपकी? जनाब फहीम साहब, छोटे मियाँ, मेरे जालू और भुट्टो को मेरा सलाम। मैं बात का आगाज करने से कबल बस इतना कहूँगा, हम बीमार क्या हुए,
गली का हर कुत्ता बदमाश बन गया। मेरे बारे में मेरी मौत की झूठी खबरें फैलाने वाले वही लोग हैं जो धरनों में दिन रात नाचते थे। नाच नाच कर सड़कें तोड़ दी और अब तक बस नाच ही रहे हैं। जहां पीटीआई वालों की सियासत खत्म होती है, वहां मेरी शुरू होती है। मैं ठीक हूँ। रोज वो एक बड़ा खूबसूरत थोड़ी बड़ी सी छुपकली टाइप होती है, उसको पता नहीं कौन सा डे कहते हैं, मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, संडे, तेल जो है मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा मतलब है सरसों के तेल से मालिश करवा रहा हूँ। जल्द ठीक होकर इन सब से हिसाब बराबर। मैं घर घर से तुम कितने जी बहुत बहुत शुक्रिया जोरदारी साहब, आपकी आवाज़ सुनकर मज़ा आ गया और खुशी भी हुई, और जो आपके दुश्मन हैं उन्हें थोड़ी सी नाउमीदी भी हुई होगी, लेकिन ऐसे लोगों को नाउमीद करते रहें और आप सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हमारे साथ बने रहें, जुटे रहें, जुड़े रहें। बहुत खुशी हुई आपकी सेहत के बारे में बात जानकर, लेकिन छोटे मियाँ साहब आपकी बात जानकर इतनी कोई खुशी नहीं हुई हमें कि नैब ने आपको 37 सवाल दिए थे, आपने महज 4 के जवाब दिए, बाकी 33 के आपने जवाब नहीं दिए। क्या हुआ? आप जवाब लेकर आए थे, फर्रे गुम हो गए थे, हुआ क्या? देखें कौन बोल रहा है। मैंने 33 सवालों के जवाब नहीं दिए, 4 सवालों के जवाब मैंने दिए थे। पहला सवाल मुझसे पूछा पाकिस्तान क्यों आए, मैंने कहा वज़ीर आज़म बनने। दूसरा सवाल मुझसे पूछा आपकी बीमारी की रिपोर्ट्स कहाँ है, मैंने कहा लंदन में डॉक्टर अदनान के पास। तीसरा सवाल मुझसे पूछा करप्शन कितने की, मैंने कहा एक ढेले की करप्शन साबित हुई तो मैं नाम बदल लूँगा। चौथा सवाल पूछा क्या नाम रखेंगे, मैंने कहा नहीं बताऊँगा। बाकी हर सवाल के जवाब पर मैंने नो कमेंट्स का जवाब दिया, मगर जवाब पूरे 37 थे। और इसी जगह पर शायर कहता है सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते जवाब। लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, मुझे अपने जवाबों का मजाक नहीं उड़वाना है, मैं नहीं बताऊंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपका मौका भी हम तक पहुंच गया है। मैं चाहूँगा जरदारी साहब कि आपसे बात करने से पहले संथिया के बारे में कुछ मियाँ साहब ने कहा था, अगर आप उस पर कमेंट करना चाहें तो प्लीज़। अगर आप पार्टी के ही 3 लोगों पर इल्ज़ाम है तो, वैसे तो रहमान मलिक पे इल्ज़ाम लगा, मैं खुद हंस पड़ा तो आप कुछ कमेंट करना चाहें? मैं इस बारे में सुने हैं, और जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने डॉक्टर रहमान मलिक पे इल्ज़ाम लगाया, तो आई वाज ऑल्सो लाफिंग भाई किसी और पर इल्ज़ाम लगा देते। रहमान मलिक ऑब्वियस आवाम ही यकीन नहीं करेगी तो और कौन रह जाता है। लेकिन मैं इसका जवाब बड़े ही अदबी अंदाज में देना चाहूँगा, बिकॉज वी आर फ्रॉम एजुकेटेड फैमिली। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो, अब कहाँ ढूंढने जाओगे मेरे कातिल, ऐसा करो ये इल्जाम भी हम ही पे रख दो, पाकिस्तान खप्पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, थैंक यू। तो ये इल्ज़ाम हम ही पर रख, अब कहाँ ढूंढने जाओगे मेरे कातिल, ऐसा करो ये इल्ज़ाम भी हम ही पर रख दो। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हमने देखा है कि शहरी और गांव के निज़ाम में बड़ा ही फ़र्क होता है, तौर तरीके भी अलग होते हैं, रहन सहन भी अलग होता है, और खाने पीने की ग़िज़ाओं में भी बड़ा फ़र्क होता है। जैसे कि आपको गांव में साफ़ सुथरी हवा मिलती है, ऑक्सीजन बड़ा ही नीट एंड क्लीन होता है, इसके साथ साथ जो खाना आप खाते हैं, सब्जियां हो तो ऑर्गेनिक होती हैं, ऑर्गेनिक फूड आपको वहाँ पर बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से मिल जाता है, तो हेल्दी फूड भी आपको वहाँ पर मिलता है। इसकी बनिस्बत शहर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं। अब कल्चर भी थोड़ा सा जो है वो
डिफ्रेंशिएट करता है। जाहिर सी बात है अर्बन और रूरल एरियाज़ का फ़र्क भी है। यहीं पर मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि शहर में बच्चा अचीवमेंट की बात हो रही है। यहाँ पर बच्चे की एक अचीवमेंट क्या होती है शहर के लेवल तक कि बच्चे ने अगर अपनी पॉटी वॉश करना सीख ली तो बाथरूम से आवाज़ लगाता है, पापा मैंने पॉटी वॉश करना सीख लिया, मुझे एक साइकिल दिला दें। पापा भी बड़े फख्र से कहते हैं, ओहो हमारे शहजादे को पॉटी वॉश करना आ गया है, कल ही साइकिल ला के दूंगा। और गाँव में जब बच्चा कहता है कि अब्बा मैंने पॉटी वॉश करना सीख लिया है, साइकिल दिला दें, अब्बा से पहले दादा या दादी की आवाज़ आ जाती है, ओ तो तेरे प्यो ने पॉटी वॉश करना नहीं आया तो कदे सीख लेदा, चल लगा रहा पुत्र। कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बच्चों का गिर जाता है। अप्रिशिएट करें आप क्या कर रहे हैं, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो वक्फा लें, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वज़ारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो क्या होगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन बात करेंगे सरेंडर मोदी की। जी हाँ, सरेंडर मोदी की चीन से पिटाई और ठुकाई के बाद जख्म अभी तक गीले थे, बल्कि कुछ कुछ तो नीले भी थे, बैठने में तकलीफ भी बता रहे थे जनाब। उसके बावजूद भी सरेंडर मोदी ने पाकिस्तान को जंग के लिए हमले की धमकियां देना शुरू कर दी। इस पर मुझे एक किस्सा याद आ गया। किस्सा ये कि एक पागल रात को अपने घर आया, अंधेरे में उसने कपड़े बदले और सो गया, और आधी रात को शोर मचाने लगा कि बचाओ बचाओ मुझे फालिज हो गया है, मुझे फालिज हो गया है, बचाओ बचाओ बचाओ। घर वाले बेचैन हो गए, उन्होंने आगे देखा, सर पे हाथ लगाया, हिल नहीं पा रहा था वो। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने मुआयना किया, मुआयना करने जैसे शुरू किया कि हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, नहीं उठ रही, गड़बड़। फिर डॉक्टर ने जब चेक किया तो पता चला कि वो बेवकूफ़ शलवार के एक ही पायचे में दोनों पाँव डाल कर सो गए। मोदी जी, एक टांग पहले ही फंसी हुई है आपकी चाइना में, दूसरी टांग आप फंसाना चाह रहे हो पाकिस्तान में, तो ऐसा ना हो कि बीच में नेपाल फायदा उठाए। समझ तो क्या होगा। नाज़रीन पूरी दुनिया हैरान है, डोनाल्ड ट्रंप सर पकड़कर परेशान है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना का इलाज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही इतना महंगा हो रहा है, इतना एक्सपेंसिव इलाज। पूरी दुनिया इस बात पर परेशान हो चुकी है कि भाई एक पैरासीटामोल की गोली दिन में 3 बार खाने के लिए 14 दिन तक, और एक गला सड़ा केला उसके साथ, एक छोटा सा बाउल दलिए का, इन 3 चीजों के लिए आप 25 लाख रुपए ले रहे हैं। मतलब 25 लाख रुपए पर गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन ले लिया है, और अब इंशाअल्लाह ताला आराम होगा। इमरान खान साहब का कहना है कि इन सारी बुराइयों को दूर करने के लिए वो एर्तुगरुल गाजी का सीजन 6 समझ तो क्या होगा। नाज़रीन पुराने पाकिस्तान में और पुरानी फिल्मों में एक चीज कॉमन थी कि उस वक्त माफिया सिर्फ गुंडे और बदमाशों की होती थी। अब नया पाकिस्तान है, नया दौर है, तो अब की जो माफिया है वो चीनी माफिया है, गंदम माफिया है, पेट्रोल माफिया है, प्राइवेट स्कूल माफिया है, मेडिसिन माफिया है, और अब तो हालिया दौर में पेश खिदमत है प्राइवेट हॉस्पिटल माफिया। तो जब हुकूमत चोर थी, हुकूमत माफिया थी, तब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको गिनवाई ये महज कारोबार थे। अब क्योंकि हुकूमत नेक है, इतनी प्यारी है, इतनी हैंडसम है, इतनी स्मार्ट है, इतनी ओल्ले मेले छोनू ने थाना थाया है, तो अब ये सब माफिया है। समझ तो क्या होगा। नाजरीन हमारे सियासतदान बड़े ही प्यारे और बड़े ही निराले होते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके लिए कोई नज़म कही जाए। और ज़मीन जो है वो पुरानी है, बचपन की यादें हैं भाई बुलक्कड़ वाली, और उसी पर सियासतदानों के नाम ये कलाम शमे महफिल यहाँ रख दीजिएगा। शमा को बोलो ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूँ, महफिल यहाँ रख दो। थैंक यू जी। सियासतदान हमारे हैं भाई बुलक्कड़, बातें सारी उनकी गड़बड़, विजारत मिले तो रास्ता भूले, कुर्सी पर बैठे तो काम ही भूले, वीआईपी जहाजों में जाते हैं, अवाम का पैसा उड़ाते हैं, इलेक्शन आए तो कचरा गायब, वोट मिल जाए तो खुद भी गायब, आपस में एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, ईमानदारी से हिस्सा अपना अपना खाते हैं। तो सोते जाओ खाते जाओ, खाते जाओ सोते जाओ, सोते जाओ खाते जाओ, खाते जाओ सोते जाओ। फिलहाल वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट फिसल गया होगा का, और देखते हैं हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं।
तब्दीली वहां नहीं रही। तब्दीली वहां नहीं रही। जी नाजरीन, तो प्रोग्राम का वक्त आज का ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले सोच लो इतना, एक दिन वापस आओगे, प्यार की बाजी मैं जीतूंगा, तुम मेरे हो जाओगे। ये सब कुछ होगा इंशाल्लाह जब इस कोरोना की वबा से हमें छुटकारा मिल जाएगा। फिलहाल जाने से पहले आपको सिर्फ एक आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि एक दूसरे से सिर्फ इतना ही मेल जोल रखिए जब तक ये कोरोना वायरस है, तब तक के लिए है ये एहतियाती तदाबीर कि एक दूसरे से सिर्फ उतना ही मेल जोल रखिए जितना एक काउंसलर MPA MNA वोट लेने के बाद आपसे रखता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम मिट्टू उड़ो। समझ तो क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।